हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कर्व पता किए जो किसी भी फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर देते हैं, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देते हैं। वो कर्व हमने पता किए, या उन्हें हम एक्सट्रीमल कहते हैं। हमने एक्सट्रीमल ऑब्टेन किए। बाउंड्री कंडीशंस लेकिन कांस्टेंट होती थी, ये फिक्स बाउंड्री होती थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके साथ ही हम जानेंगे कि यूलर पॉइजन इक्वेशन क्या होती है और यूलर पॉइजन इक्वेशन से कैसे कोई कर्व पता करते हैं तो जो किसी भी फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर देता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यूलर पॉइजन जानेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ हम लोग और प्रॉब्लम्स इसकी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच कर्व मेक द फंक्शनल, ये फंक्शनल है और ये हमारा इंटीग्रेट है, इसको एक्सट्रीमम बना देता है, मतलब इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देता है। कौन सा ऐसा कर्व है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखें, आई वाई एक्स जो हमारे पास है ये इंटीग्रल 0 से पाई बाई 2 एंड दैट इज वाई डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डीएक्स। ये हमारे पास इतना है। सिंपली आपको मिसिंग के भी केस बताए थे। अगर आपको कोई केस नहीं पता है, लास्ट वीडियो में हमने 2 केस बताए हैं, उसको भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आप पूरी यूलर इक्वेशन अप्लाई करिए। हमने यूलर इक्वेशन क्या बताई थी एक बार फिर बता देता हूं। यहाँ पे अगर आई वाई एक्स कोई फंक्शनल इस फॉर्म का हमारे पास है, इंटीग्रल x1 से x2 एफ एक्स वाई वाई डैश, ये हमारे पास एफ एक्स वाई वाई डैश, ये इंटीग्रैंड है। जिसको इंटीग्रेट करते हैं वो हमारा इंटीग्रैंड कहलाता है। ये एफ एक्स वाई वाई डैश, देन यूलर इक्वेशन जो हमारे पास है। लेकिन अब एक बात और बताएं, वाई डैश ही तक होगा, उससे आगे नहीं होगा यूलर इक्वेशन के लिए। यूलर इक्वेशन इज डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इतना था। एक बात और इंपॉर्टेंट है, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पहले लिख ले माइनस, ये माइनस कॉमन ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डी डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है और बाउंड्री कंडीशन वेयर y एट 0, जो बाउंड्री कंडीशन दी गई है वो 0 दी गई है एंड y एट पाई बाई 2 की वैल्यू 1 दी गई है। यहाँ पे ये जो f हमारे पास होता है, हियर f जो देखें तो f क्या रहा, f हमारे पास f y और y डैश का फंक्शन है। इसमें देखिए x का टर्म नहीं है, x से मिसिंग है, तो चाहे तो मिसिंग का केस लगा दें, या आपको अगर नहीं पता मिसिंग का केस तो आप सीधे सीधे बच्चों यूलर इक्वेशन आप अप्लाई करो। हम एक कर्व पता करना चाहते हैं जो इस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर देता है, मतलब मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, यूलर इक्वेशन जो रही, यूलर इक्वेशन इज कुछ इस तरह की रही। यूलर इक्वेशन इज डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास यूलर इक्वेशन है। अब इसके लिए जरा हम डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल लें और डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालें और इस इक्वेशन में उठा के कंप्यूट करें। उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करें, y मिल जाएगा और ये बाउंड्री कंडीशंस हम अप्लाई करके कर्व पता कर लें। तो बच्चों हम डेल एफ बाई डेल वाई और डेल एफ बाई डेल वाई डैश इससे निकाल के इस इक्वेशन में, यूलर इक्वेशन में पुट करें और उसके बाद फर्दर y निकालें। उसके बाद ये बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करेंगे, मतलब x बराबर 0 पे y 0, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे y 1, और देन हम कर्व पता करेंगे जो इस फंक्शनल को एक्सट्रीमम बना देता है, एक्सट्रीमाइज कर देता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो f दिया हुआ है ये y डैश का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। हमने यहाँ से डेल एफ बाई डेल वाई निकाला, इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल किया। जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियल किया तो यहाँ तो y डैश है, इसका 0 हो जाएगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस 2y आ जाए। डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस 2y आया। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकाल लें, y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली करेंगे। यहाँ पे ये तो y है तो इसका तो 0 हो जाएगा, इसका 2y डैश आ जाएगा।
पुटिंग del f upon del y and del f upon del y dash in del f upon del y minus d dx of del f upon del y dash is equals to 0। मतलब इसको हमने यूलर इक्वेशन में ये वैल्यूज उठा के पुट की। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू जो है दैट इज -2y है, माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू 2y डैश है इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास कितना आ गया। अब यहां से हमने क्या किया, बहुत सिंपली क्वेश्चंस कर पाते हैं। यहाँ पे हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये आया, और 2 भी कॉमन ले लिया, -2 हटा लिया तो ये आया y प्लस डी डी एक्स ऑफ y dash is equals to 0। That is d dx of y dash plus y is equals to 0। d dx of y dash का मतलब dy by dx plus y is equals to 0। यह d2y upon dx2 plus y is equals to 0। ये हमारे पास इतना है। अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, 2 बार डिफरेंशिएट है। इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। कैपिटल डी का मतलब डी बाई डी एक्स होता है, 2 बार है तो इसलिए d2 का मतलब d2 अपॉन dx2। यहाँ पे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड 0, इसको सॉल्व करने के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, d की जगह इस वाले पार्ट में d की जगह m रख के इसको 0 के बराबर कर देते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन d की जगह m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस i आ गया। ये अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का फॉर्म है। जब राइट हैंड साइड 0 होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू c1 cos बीटा x। दरअसल मैं इधर लिख रहा हूँ सॉल्यूशन होता क्या है, अगर m अल्फा प्लस माइनस आई बीटा होता है तो सॉल्यूशन जो होता है, या अगर y इज इक्वल्स टू c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x इंटू ई टू द पावर अल्फा x। ये सेकेंड ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को सॉल्व करने का तरीका है। c1 cos बीटा i के साथ 1 है तो c1 cos x प्लस c2 sin x i के साथ 1 है इंटू ई टू द पावर अल्फा, i के इधर 0 है तो ई टू द पावर 0x, बिकॉज अल्फा 0 है तो अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। वही अगर दो रूट आते हैं दोनों अलग अलग होता है तो c1 e to the power m1x प्लस c2 e to the power m2x होता है। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के केस में कुछ नहीं, जब सेकेंड ऑर्डर होता, अगर फर्स्ट ऑर्डर होता तो हमारे पास कई तरीके वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर नहीं, ये सेकेंड ऑर्डर और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट की मदद से सॉल्व करते हैं। इसको कैपिटल डी लिख सकते हैं, डी की जगह m रखेंगे, m की वैल्यूज निकालेंगे। इस फॉर्मेट का होता है तो ये सॉल्यूशन इसका होता है। राइट हैंड साइड 0 होता है तो y बराबर सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे आया y इज इक्वल्स टू c1 cos x प्लस c2 sin x। ये हमारे पास y इतना आया। तो बच्चों अगर हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस ना दी होती, ये ना दिया होता तो यही हमारा आंसर था, यही हमारे पास कर्व मिल जाता जो इस फंक्शनल को एक्सट्रीमाइज कर देता है, मतलब एक्सट्रीमाइज कर देता है। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है, तो ये c1 c2 है तो फैमिली ऑफ कर्व मिलता है, लेकिन बाउंड्री कंडीशन दी गई है तो उसको अप्लाई करें। तो कुछ नहीं किया, पहले आई ले लिया, यूलर इक्वेशन एक्स वाई वाई डैश के टर्म में यूलर इक्वेशन अप्लाई किया, उसके बाद फर्दर हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ पे इतना आ गया। अब यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, अब हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की। बाउंड्री कंडीशन क्या है जरा वो देखें। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरह की है। बाउंड्री कंडीशन जो है दैट इज
एट x बराबर 0 पे y 0 है। एक कंडीशन तो ये है, तो यहाँ पे y की जगह 0 रखा, c1 cos x की जगह 0, c2 sin x की जगह 0 वहां पर रखा। cos 0 1 sin 0 0 तो c1 इज इक्वल टू 0। अब एक और बाउंड्री कंडीशन है, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे y 1 है, बिकॉज दो कांस्टेंट है, दो निकालने हैं। एट x बराबर 1, सॉरी x इज इक्वल टू पाई बाई 2, ये x है ये y है, y इज इक्वल टू 1। यहां पे क्या आया, y की जगह हमने उसमें पाई बाई 2 रखा, y की जगह हमने 1 रखा, c1 cos x की जगह पाई बाई 2 प्लस c2 sin x की जगह पाई बाई 2, cos 90 0 हो गया, c2 sin 91, तो c2 इज इक्वल टू 1 है। पुटिंग ये जो हमारे पास c1 c2 आए हैं, पुटिंग c1 c2 इन c1 और c2 को y बराबर c1 cos x प्लस c2 sin x में c1 c2 को पुट किया। y इज इक्वल टू c1 की जगह तो 0 है और c2 की जगह 1 है, sin x आ गया, y इज इक्वल टू sin x आ गया। मतलब कर्व sin x है जो इस फंक्शनल को एक्सट्रीमम कर देगा, मतलब इसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर देगा। तो कुछ नहीं किया बच्चों, ये हमारे पास इंटीग्रेंड था, हमने यूलर इक्वेशन निकाली, सारी चीजें सॉल्व की, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन निकाला, डिफरेंशियल इक्वेशन को अच्छे से थोड़ा सॉल्व किया, फर्दर हमारा आंसर है। एक बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, हमें एक्सट्रीमल पता करना है, मतलब एक ऐसा कर्व पता करना है जो इस फंक्शनल को आई वाई एक्स को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे। हमें एक कर्व पता करना है और वो कर्व आपका एक्सट्रीमल कहलाएगा। अब यहाँ पे देखिए आई वाई एक्स ये पूरा फंक्शनल है इतना, और ये इसका इंटीग्रैंड है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो f जो है हमारे पास √1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन x के बराबर है। दिस इज द इंटीग्रैंड जिसका इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे या तो आप पूरी पूरी यूलर इक्वेशन लगाइए, या एक ये केस है, ये मिसिंग है y से मिसिंग का केस आप अप्लाई कर सकते हैं, उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यूलर हमारे पास यूलर इक्वेशन तो ये थी, दोनों फॉर्मूले लिख ले रहे हैं। यूलर इक्वेशन इज, जो आपको अगर केस याद है तो वो भी कर सकते हैं, या सीधे सीधे यूलर इक्वेशन इज del f by del y माइनस डी डी एक्स ऑफ del f अपॉन del y डैश इज इक्वल टू 0। एक तो हम ये यूज कर सकते हैं, और या फिर ये मिसिंग फ्रॉम y है। दूसरा, इफ f इज मिसिंग f इज मिसिंग फ्रॉम y, अगर f मिसिंग है y से, तो यूलर होती है del f अपॉन del y डैश इज इक्वल टू c। मतलब f को y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, इक्वल टू c करिए, उसको सॉल्व करिए, जो कर्व आएगा वही हमारा आपका एक्सट्रीमल कहलाएगा। तो दोनों लगा सकते हैं, जो आपको सही लगे, जो आपको इजीली याद हो जाए। वैसे ये काफी सिंपल है, नहीं कुछ आ रहा तो फिर ये इक्वेशन लगाइए, या चाहिए माइनस कॉमन ले लीजिए, पहले ये लिखिए फिर ये लिखिए। अब यहाँ पे हम सेकंड वाला केस ही इस तरह से हम चला रहे हैं, इससे ताकि हम इजीली कर पाए क्वेश्चन को। वैसे पहला भी लगाएंगे तो होगा क्वेश्चन, बस y से मिसिंग है तो y वाला पार्ट हट जाएगा, फर्दर इंटीग्रेट करने पे इतना आएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीग्रैंड इज, जिसको इंटीग्रेट कर रहे थे, इंटीग्रैंड इज मिसिंग फ्रॉम y, ये y से मिसिंग है। अगर ये y से मिसिंग है, देन यूलर इक्वेशन इज, जब y से मिसिंग होता है तो यूलर इक्वेशन जो हमारे पास होती है वो कुछ इस तरह की होती है। क्या होती है? del f अपॉन del y डैश इज इक्वल टू c, ये यूलर इक्वेशन। अब हम करें क्या, इसको y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 दे दी। सिंस f इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर अपॉन x, अब हमने del f बाई del y डैश निकाला, इसको y डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली किया, 1 बाई x तो बाहर आ गया, y डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये रूट लगा हुआ है तो पूरे की पावर हाफ होगी,
करेंगे तो 1/2 और हाफ माइनस 1 माइनस हाफ अपॉन में आके बच्चों 1 प्लस अंडर रूट माइनस हाफ आके अपॉन में रूट हो जाएगा। इसका करेंगे 1 का 0, इसका करेंगे तो 2y डैश आएगा। 2 से 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, जो कि हमारे पास y डैश अपॉन x अंडर रूट ऑफ y डैश अपॉन x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y डैश का स्क्वायर आ गया। अब इसको हम 1 में रख के पुट करें और फर्दर सॉल्व करें, और हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस नहीं दी गई जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में दी भी हुई थी कुछ क्वेश्चंस में। तो वहां पे एक कर्व आएगा, और जब बाउंड्री कंडीशन ना दी हो तो कांस्टेंट कंटेनिंग करवाएंगे मतलब वो फैमिली ऑफ कर्व कहलाएगा। एक इंपॉर्टेंट बात ये है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं पुटिंग इन फर्स्ट, इसको हमने फर्स्ट में जरा उठा के पुट किया, इसको फर्स्ट में हमने उठा के पुट किया। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इक्वल्स टू सी है, तो ये है y डैश अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। ये हमने डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू पुट की, y डैश अपॉन x अंडर रूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी। अब बच्चे काम करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। हमने यहाँ रूट देखा तो इसको स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग, इसको हम स्क्वायर कर ले रहे हैं। स्क्वायर करने पे हमारे पास जो आया, स्क्वायर करने पे यहाँ पे आया y डैश का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इंटू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर। इसको हमने स्क्वायर कर लिया। तो अब एक चीज, इसको तो हम रख कर दे रहे हैं क्योंकि हमने केस आपको डिस्कस कर दिया। यूलर ये है, मिसिंग वाला केस ये है, याद रखेंगे बहुत इजीली होगा। अगर आपको केस नहीं भी याद है तो आपको सीधे सीधे यूलर पता है तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, और हमारे पास कर्व भी बिल्कुल सेम आएगा। अब यहाँ पे जरा देखिए, इसको हम इधर ले जा रहे हैं, इधर ले जाने पे ये आया y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। y डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस y डैश का स्क्वायर। यहाँ पे आया y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से अंदर प्रोडक्ट हो गया, प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू y डैश का स्क्वायर हमारे पास ये रहा। y डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंदर सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू y डैश का स्क्वायर। यहाँ पे इसको इधर ले आए, y डैश स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू y डैश का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। y डैश स्क्वायर माइनस इसको इधर ले, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू y डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यहाँ पे y डैश स्क्वायर हमारा कॉमन हुआ, यहाँ पे 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमारे पास ये रहा। यहाँ पे आया y डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये रहा। दैट इज y डैश इज इक्वल्स टू स्क्वायर हटाया सी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये रहा। कुछ नहीं बच्चों, सिंपली हम पहले इसको इंटीग्रैंड देख लें कितना है। मिसिंग केस पता है आपको, वो अप्लाई करिए, अदरवाइज सीधे सीधे यूलर इक्वेशन लगा के आप फर्दर सॉल्व करिए। y डैश आया, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे y डैश जो आया है, y डैश को हम लोग dy by dx लिख सकते हैं। दैट इज इस y डैश को यहाँ से dy by dx लिखा, dy by dx इज इक्वल्स टू cx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास ये रहा। dy इज इक्वल्स टू cx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू dx हमारे पास ये इतना रहा। इसको हम इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। इंटीग्रेट करने में थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, या तो इसको टी ले लें तब कर लें, या पूरे को टी स्क्वायर ले लें तब भी कर सकते हैं, रूट हट जाएगा, थोड़ा आराम हो जाएगा। लेट 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने टी स्क्वायर ले लिया, 1 का 0 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर का 2t इंटू टी टी रहा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आया कितना, माइनस सी स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल टी टी टी। अब जरा यहाँ पे देखो सी एक्स डी एक्स है, तो यहाँ से सी एक्स डी एक्स को रोको, सी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आया, सी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी डी टी अपॉन सी। एक सी को हमने रोका, एक सी को अपॉन में ले गए, सी एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी डी टी अपॉन सी नीचे आ चुका है। अब यहाँ पे हमने वैल्यूज उठा के जरा पुट की, डी वाई इज इक्वल्स टू कितना रहा, इंटीग्रल, सो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल्स टू सी एक्स डी एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पे रहा, सी एक्स डी एक्स की जगह जो रहा दैट इज इंटीग्रल माइनस टी डी टी अपॉन सी, और यहाँ पे
इसकी जगह हमने टी स्क्वायर रखा, टी स्क्वायर जब बाहर आया तो दैट इज टी हो गया। यहाँ पर टी से टी कैंसिल आउट हुआ, इंटीग्रल डी वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन सी इंटीग्रल डी टी रहा, इंटीग्रल डी वाई 1 डी वाई वाई माइनस टी बाई सी हमारे पास ये रहा, एक कांस्टेंट हमने C1 जोड़ दिया। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और कोई ऐसी विशेष बात नहीं। यहाँ पे हम एक काम ये कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग कर लें क्वेश्चन को। यहाँ पे y माइनस C1 को इधर ले जाए माइनस टी बाई सी, ये इतना कर सकते हैं माइनस टी बाई सी। अब हमने बच्चों t की वैल्यू रखी, t की वैल्यू कितनी होगी, स्क्वायर कर लो तो और अच्छा हो जाए, स्क्वायर है, इसको हमने स्क्वायर कर ली। स्क्वायर करने के बाद हमारे पास आया y माइनस C1 का स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस अपॉन सी स्क्वायर। अब हमने यहाँ टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली, टी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है y माइनस C1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस C1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर की जगह मैंने 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ पे सी स्क्वायर अलग अलग कर लिया। y माइनस C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर, बहुत अच्छा सवाल है, 1 अपॉन सी स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास ये रहा, सी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर आ गया। इस एक्स स्क्वायर को इधर ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई सी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी होल ऑफ स्क्वायर, या 1 अपॉन सी स्क्वायर को हम C2 स्क्वायर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसको C2 भी कर सकते हैं तो C2 स्क्वायर भी कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अब अगर देखो बाउंड्री कंडीशंस अगर होती, मतलब एट पाई 0 कुछ होता, फिर होता दो कंडीशंस अगर होती तो हम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते थे। अब चूंकि बाउंड्री कंडीशन नहीं दी है तो यही आंसर है, लेकिन इसको अगर देखो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये आपका एक फैमिली ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। सो एक्सट्रीमल इज, सो कर्व इज फैमिली ऑफ सर्किल, फैमिली ऑफ सर्किल, ये फैमिली ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। रेडियस 0, सेंटर 0, C1 होगा, C1 की अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग सेंटर होंगे एंड रेडियस 1 अपॉन सी होगी, उसकी कुछ अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। फैमिली ऑफ सर्किल, ये फैमिली ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। ये सर्किल का इक्वेशन है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो देखिए बिल्कुल इजिली इंटीग्रैंड को देखा, जिससे मिसिंग था y से वो केस लगा लिया, नहीं पता अगर वो केस तो आप सीधे सीधे यूलर इक्वेशन अप्लाई करिए, जिससे मिसिंग होगा वो ऑटोमेटिकली उसमें गायब हो जाएगा। उसके बाद फर्दर बस इंटीग्रल आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने आना चाहिए, अपना आप रिजल्ट ले लेंगे और अगर बाउंड्री कंडीशन दी होगी तो वो आपका उस पर फिर C1 की वैल्यू मिल जाएगी। दूसरी बात कांस्टेंट अलग अलग भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं, लेकिन फिर सही कैसे आंसर ये कैसे पता लगे। अगर ये सर्किल की फैमिली आ रही तो सर्किल ही आएगी, ये नहीं कि पैराबोला आएगा या एलिप्स आएगा। तो सर्किल आ रहा, कोई दूसरा कांस्टेंट लगाने पे भी सर्किल ही है, तो कांस्टेंट चेंज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर कहीं पे इधर C1 की जगह C2 जोड़ दें या इधर जोड़ दें तब भी आएगा सर्किल ही। तो इस तरह से आंसर भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। एक क्वेश्चन और थे, एक बच्चा हमारे पास और प्रॉब्लम है, फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। इस फंक्शनल I बाई x जो कि इस तरह का है और जिसको इंटीग्रेट किया जाता है उसे इंटीग्रैंड करते हैं, इसका एक्सट्रीमल निकालना है। यहाँ पे अगर आप लोग देखो हियर इंटीग्रैंड इज, यहाँ पे इंटीग्रैंड जो है कुछ इस तरह का है, f(x, y, y'। ये देखिए इस इंटीग्रैंड में x भी है, y भी है, y' भी है, मतलब सारी चीजें y स्क्वायर y' का स्क्वायर 2y इंटू ई टू द पावर x। मतलब जो ये जो हमारे पास जिसको इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंटीग्रैंड, उसमें x, y और y' तीनों चीजें हैं, ये किसी से मिसिंग भी नहीं है, सारी चीजें हैं। अब हमें एक्सट्रीमल पता करना है तो यूलर इक्वेशन पहले लिखें। यूलर इक्वेशन इज, जो यूलर इक्वेशन है, यूलर इक्वेशन कुछ इस तरह की है, इज del f अपॉन del y माइनस डी डी एक्स ऑफ del f अपॉन
del y dash is equals to 0. This is Euler differential equation. इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। अब बच्चों एक बात ये है कि या तो माइनस कॉमन लेके ये पहले लिख लो, बाद में ये लिख लो, तब भी ठीक है, तब भी काम वो आंसर सेम आएगा। और वही बात है, माइनस कॉमन ले लो। अब हमें इसके लिए del f by del y और del f upon del y dash चाहिए। f हमारे पास है क्या, हियर f कितना है, y स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 2y इंटू ई टू द पावर x, ये हमारे पास f है। हमने del f upon del y निकाला, मतलब इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली किया। अच्छा, y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली किया तो y का होगा 2y होगा, y डैश स्क्वायर, यहाँ y है ही नहीं तो इसका 0 हो गया। यहाँ y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 ई टू द पावर x कांस्टेंट, y का y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। दिस इज del f upon del y। अब हमने del f by del y डैश निकाला। del f by del y डैश का मतलब इस f को y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ तो y डैश है नहीं तो इसका 0 आ गया, यहाँ y डैश है तो इसका 2y डैश आ गया, और वहां भी y डैश नहीं है इसलिए इसका 0 आ गया, यहाँ भी y डैश नहीं इसका 0, इसका 2y डैश आ गया। अब पुटिंग इन फर्स्ट, इसको जरा फर्स्ट में उठा के सारी वैल्यूज पुट करें। पुटिंग इन फर्स्ट, ये वैल्यूज हम उठा के फर्स्ट में पुट करें। del f upon del y की जगह मैंने रखा 2y प्लस 2 इंटू ई टू द पावर x ये रहा, माइनस डी डी एक्स ऑफ del f upon del y डैश की जगह 2y डैश इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल अच्छे से देखना है, यहाँ पे del f upon del y की जगह 2y प्लस 2 ई टू द पावर x माइनस डी डी एक्स, del f upon del y डैश की जगह हमने 2y डैश इज इक्वल्स टू 0 रखा, यहाँ पे 2 हटा लें, y प्लस ई टू द पावर x माइनस डी डी एक्स ऑफ y डैश इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे बच्चों थोड़ा ध्यान दो, डी डी एक्स ऑफ वाई डैश को उधर ले जा रहे हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई डैश को उधर ले जा रहे हैं, वाई को उधर ले जा रहे हैं, और ई टू दी पावर एक्स को इधर ही रख रहे हैं। डी डी एक्स ऑफ वाई डैश माइनस वाई, इसको इधर ले गए, प्लस का हो गया, ये माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। इसको हम लोग डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू लिख सकते हैं। वाई डैश का मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है, डी वाई बाई डी एक्स का डी डी एक्स करोगे तो डी टू अपॉन डी एक्स टू हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स। ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डी वाई बाई डी एक्स का नहीं है, ऑर्डर 2 है तो, और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा चीजें पता होनी चाहिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। d2 का मतलब होता है कि 2 बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा रहा है y को, माइनस वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। वाई बाहर ले लिया, डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? जो इतना पार्ट है, ये जो d वाला पार्ट है, इसमें हम m रख के इसको 0 करते हैं, दैट इज m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। m बराबर यहाँ पे इस इतने पार्ट में d की जगह m रख के इसको 0 करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ये इतना आ गया। अब ये दो रूट है, दोनों डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है। जब अलग अलग होता है तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जब राइट हैंड साइड 0 होता है तो y इज इक्वल्स टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सोल्यूशन होता है, और राइट हैंड साइड 0 नहीं होता तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को CF दिखाते हैं। जब दो रूट डिस्टिंक्ट हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है C1 e टू द पावर 1x प्लस C2 e टू द पावर माइनस x। मतलब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ m इज इक्वल्स टू m1 m2, if m is equals to alpha beta and are distinct, ठीक। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं m1 m2, ठीक, इस तरह से डिस्टिंक्ट। तो जो CF होता है वो होता है C1 e टू द पावर अल्फा x प्लस C2 e टू द पावर बीटा x। एक अल्फा है एक बीटा है, C1 e टू द पावर 1x प्लस C2 e टू द पावर माइनस x। अब हम PI निकालते हैं। PI क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रल, नॉन होमोजेनियस पार्ट का निकलता है। ये PI निकालने का तरीका ये है कि 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 को 1 अपॉन FD को e टू द पावर x के ऊपर ऑपरेट करते हैं। इसमें बच्चों होता है क्या कि d की जगह
ये असल में यहाँ पे होता है, ये हम पी आई का फॉर्मूला भी लिख ले रहे हैं, 1/fd, अगर 1/fd e⁻x होता है तो इसकी वैल्यू 1/fa e⁻ax होती है, लेकिन एक शर्त है, अनलेस fa इज नॉट इक्वल टू 0, जब fa 0 ना हो। और जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ये जो CF आता है और जो PI आता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI इसका जनरल सोल्यूशन होता है। लेकिन एक शर्त है, ये 1/fd e⁻ax के केस में जहाँ जहाँ d है वहाँ a रखें, लेकिन नीचे वाला पार्ट 0 नहीं आना चाहिए। अब चलिए यहाँ पे a की जगह 1 है, d की जगह a रखें, लेकिन नीचे वाला पार्ट 0 नहीं आना चाहिए। a रखा 1 का स्क्वायर 1 - 1 0, नीचे 0 आ गया, तब तो ये फॉर्मेट लगेगा नहीं। अब यहाँ पे एक चीज और होता है, जब fa 0 आ जाए, d की जगह fa जब 0 आ जाए, fa जब 0 हो जाता है तो यहाँ पे होता है 1/fd e⁻ax इज इक्वल टू, तब यहाँ पे कुछ इस तरह का होता है, x इंटू x अपॉन f'(d e⁻ax। मतलब ये है कि इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर d की जगह a रखते हैं, f' a कहें, f' a e⁻ax। यहाँ पे x से मल्टीप्लाई e⁻ax वही, नीचे वाले का डिफरेंशिएट कैपिटल D के रिस्पेक्ट में, d स्क्वायर का 2d, d का 1। अब हम फिर ये जो f' आया है, f' करने पे d की जगह a रखें, a 1 है तो अब यहाँ पर रखें क्या, x/2, d की जगह a, x के साथ वाला a है तो 1 e⁻ax, ये PI आ गया। फिर से देख लीजिए बच्चों, अगर यहाँ प्लस होता तो d की जगह a रखते नीचे 0 ना आता तो यही PI आ जाता। जैसे +1 होता तो a x के साथ वाला e⁻x के साथ वाला वो a है, रखते 1 + 1 2, तो 1/2 e⁻x, CF और PI का सम हो जाता। लेकिन चूंकि नीचे 0 आता है, जब नीचे 0 है तो एक x से मल्टीप्लाई करो और इसको डिफरेंशिएट करो, इसका डिफरेंशिएशन 2d हुआ, 1 का 0। अब d की जगह a रखो, लेकिन नीचे वाला पार्ट 0 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ये PI हो गया। y इज इक्वल टू, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू, सोल्यूशन जो हमारे पास रहा, इधर लिख रहे हैं, सोल्यूशन जो हमारे पास रहा, सोल्यूशन इज y इज इक्वल टू CF प्लस PI। CF और PI का जो सोल्यूशन रहा वही हमारे पास इसका सोल्यूशन है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड e⁻x ना होता, वो 0 होता, तो ये जो CF आया है यही y बराबर सोल्यूशन होता। CF की वैल्यू हमने C1 e⁻x प्लस C2 e⁻x और PI x/2 इंटू e⁻x, यही आंसर है। अब बच्चों, अब यहाँ के इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स में 2-3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह कि इंटीग्रैंड जिसको इंटीग्रेट करते हैं, ये फंक्शनल कहलाता है, ये इंटीग्रैंड कहलाता है। वो x, y और y डैश का फंक्शन होना चाहिए, y डैश से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि अगर y डैश से ज़्यादा y डबल डैश y थर्ड डेरिवेटिव हो जाए तो क्या करते हैं। इसके लिए हम लोग एक यूलर पॉइजन इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। यूलर पॉइजन इक्वेशन की मदद से जब y डैश से ज्यादा हो इंटीग्रैंड में, f(x, y, y डैश, y डबल डैश, y थर्ड डेरिवेटिव इस तरह से हो, तो यूलर पॉइजन इक्वेशन अप्लाई करके हम लोग एक्सट्रीमल पता कर पाते हैं। तो अगला टॉपिक जो हम करेंगे दैट इज यूलर पॉइजन इक्वेशन, और उस पर कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। अब बच्चों हम लोग बात करेंगे यूलर पॉइजन इक्वेशन की। यूलर पॉइजन इक्वेशन क्या होता है, इसकी मदद से हम कैसे एक्सट्रीमल पता करते हैं, किसी फंक्शनल को हम एक्सट्रीमाइज कैसे करते हैं। लेकिन इसमें और यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन में डिफरेंस ये है कि यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन में जो इंटीग्रैंड होता था, मतलब जिसे इंटीग्रेट करते थे, वो x, y, y डैश का होता था फंक्शन। अब इसमें y डैश से ज्यादा भी होगा, हायर ऑर्डर भी होगा, इसीलिए इसे हायर ऑर्डर भी कहते हैं। अब हमारे पास क्या है जरा देखेंगे, कंसीडर द फंक्शनल
बहुत सिंपल है और इस पे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्जाम में। कंसीडर द फंक्शनल, कुछ इस तरह का हमारे पास फंक्शनल है। कंसीडर द फंक्शनल इज इन द फॉर्म, इज इन द फॉर्म, इस फॉर्म का हमारे पास फंक्शनल है आई वाई एक्स इज इक्वल्स टू, आई वाई एक्स इज इक्वल्स टू, या यहाँ पे कुछ और भी जे वाई एक्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इंटीग्रल x1 से x2, ये इसकी बाउंड्रीज है x1 से x2, f ऑफ x y, where y is the function of x, y डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव। इतना तो हमने पढ़ा था, दैट इज यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन, उसके लिए हमने बनाई थी। अब यहाँ यूलर लैग्रेंजेस और इसमें डिफरेंस ये कि ये और हायर ऑर्डर के लिए चलता है, मतलब y डबल डैश y थर्ड डेरिवेटिव डॉट 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 yn, yn का मतलब nth डेरिवेटिव yn, nth डेरिवेटिव इनटू dx, ये हमारे पास ये। अब हमारे पास ये कोई फंक्शनल है इस फॉर्म का, एफ एक्स वाई वाई डैश वाई डबल डैश वाई थर्ड डेरिवेटिव वाई एन तक का चला, इस तरह का चला। हैविंग बाउंड्री कंडीशन, हैविंग बाउंड्री कंडीशन, इनकी कुछ एक्स वाई के लिए, वाई डैश के लिए, वाई डबल डैश के लिए, वाई एन के लिए x1 पे कुछ बाउंड्री कंडीशन दी होगी और x2 पे बाउंड्री कंडीशन हमारे पास बाउंड्री कंडीशन कुछ दी होगी। हैविंग बाउंड्री कंडीशन, हैविंग बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन एट x1 and x2, at x1 and x2, then Euler, then the equation, इस तरह की कोई इक्वेशन हो, ध्यान से सुनेंगे, इस तरह की इक्वेशन हो, सबसे पहले f को हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। अब बच्चों जरा देखो, अगर सिर्फ एक्स वाई वाई डैश तक का था तो इतनी इक्वेशन इज इक्वल टू जीरो, यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन होती थी। इसी में जब y डबल डैश तक का चला तो इसी को आगे बढ़ाते चले जाइए, d2 अपॉन dx2 सेकेंड डेरिवेटिव, डेल एफ अपॉन डेल y डबल डैश का करिए, साइन ऑल्टरनेट चलते चले जाएंगे, प्लस माइनस d3 अपॉन dx3 डेल एफ अपॉन डेल y थर्ड डेरिवेटिव, इस तरह से, प्लस डॉट 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 प्लस माइनस 1 to the power n dn on dxn del f अपॉन del yn, मतलब yn के रिस्पेक्ट में dn अपॉन dxn का मतलब ये है कि इसको n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, del f अपॉन del yn इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारे पास इतना है। अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये इक्वेशन जो हमारे पास आई है, दिस इज कॉल्ड यूलर पॉइसन इक्वेशन फॉर हायर ऑर्डर। इतना होता तो ये अप्लाई करते हैं, ये भी यूलर इक्वेशन है। तो कहने का मतलब इस इक्वेशन से यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन के भी क्वेश्चंस लगाए जा सकते हैं। इतना स्टेटमेंट यूलर लैग्रेंजेस इक्वेशन का था, बस वो वाई डैश तक का था। इज कॉल्ड यूलर पॉइसन इक्वेशन फॉर हायर ऑर्डर। अब बच्चों यूलर पॉइसन इक्वेशन अप्लाई कब करेंगे ये भी जरा जानिए। अब हमारे पास जब इंटीग्रैंड होगा और इंटीग्रैंड ये जो फंक्शनल दिया होगा, इसका जो इंटीग्रैंड होगा वो y डैश से जब ज्यादा होगा, y सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव, तो हम यूलर पॉइसन इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो ये बेसिक डिफरेंस है यूलर लैग्रेंजेस और यूलर पॉइसन में। y डैश से जब ज्यादा होगा तो यूलर पॉइसन इक्वेशन हम लोग अप्लाई करेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट ये है, यूलर पॉइसन इक्वेशन अप्लाई करेंगे
और यहाँ पे जैसे y डबल डैश तक का है तो यहाँ तक का पूरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो नहीं होगा टर्म वो जीरो हो जाएगा। अगर थर्ड डेरिवेटिव तक का है तो यहाँ तक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, nth तक का है तो यहाँ तक का अप्लाई करेंगे। हालांकि थर्ड फोर्थ तक का आता है ज़्यादा से ज़्यादा, वहां तक का अप्लाई करके इस फॉर्मूले को डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, मतलब एफ को वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली करिए, इसमें एफ को वाई डैश के रिस्पेक्ट में, एफ को वाई डबल डैश के रिस्पेक्ट में, इसको आप सॉल्व करिए, जो आएगा वही हमारे पास एक्सट्रीमल होगा। बाउंड्री कंडीशन दी होगी तो ठीक है, नहीं दी होगी तो कांस्टेंट कंटेनिंग कर्व आएगा। तो ये हमारे पास है। अब इस पे जरा बच्चों हम लोग यूलर पॉइजन इक्वेशन पे क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कब अप्लाई होगा, जब y डैश से ज्यादा जाएंगे। वैसे y डैश तक का भी यहाँ तक का ही आएगा, तो इससे सॉल्व हो जाएगा। y डबल डैश y थर्ड डेरिवेटिव होगा तो इसको अप्लाई करना है, दैट इज यूलर पॉइजन इक्वेशन। थर्ड डेरिवेटिव है तो यहाँ तक का अप्लाई करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव है तो यहाँ तक का अप्लाई करेंगे। सारी वैल्यूज f हमारे पास पता होगा, सारी वैल्यूज निकाल के इस फॉर्मूले में उठा के कंप्यूट करेंगे। उसके बाद फर्दर हम अपना रिजल्ट लेंगे, कर्व पता करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीमल। ठीक है, एक बात ये है। अब हम लोग जरा इस पे कुछ क्वेश्चंस जरा देखते हैं। अब देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन में हम यूलर पॉइजन इक्वेशन अप्लाई करके कैसे एक्सट्रीमल पता करेंगे। ये हमारे पास आई वाई एक्स फंक्शनल दिया गया है, इंटीग्रल x1 से x2 y स्क्वायर प्लस 2y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश का स्क्वायर। अब आप देखो यूलर लैग्रेंजियन में y डैश तक का होता था, अब y डैश से ज्यादा y डबल डैश तक का आ रहा है, मतलब यूलर पॉइजन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे f जो हमारे पास है, जो इंटीग्रैंड है, ये आपका f होता है पूरा। f जो हमारे पास है यहाँ पे y स्क्वायर प्लस 2y डैश का स्क्वायर प्लस y डबल डैश का स्क्वायर है। f हमारे पास इतना है। यहाँ पे नाउ यूलर पॉइजन इक्वेशन इज जो हमारा यूलर पॉइजन इक्वेशन इज। अब इंपॉर्टेंट बात यह कि कहां तक का अप्लाई करेंगे वो देखें जरा। अगर ये हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव तक का है, y डबल डैश तक का है, तो दो तक का अप्लाई करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश इतना प्लस डी टू अपॉन डी एक्स टू, दो बार डेरिवेटिव डी टू अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। यहां तक का अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर ये थर्ड डेरिवेटिव होता तो यहाँ पे माइनस d3 अपॉन dx3 थर्ड डेरिवेटिव डेल एफ अपॉन डेल वाई थर्ड डेरिवेटिव का निकालते हैं। अब बच्चों जरा बातें सुनिए, इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, डेल एफ बाई डेल वाई चाहिए, मतलब इसको f को y के रिस्पेक्ट में पार्शियल करिए। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश चाहिए, मतलब इसको y डैश के रिस्पेक्ट में किया जाए, फिर y डबल डैश, फिर फर्दर सॉल्व किया जाए। तो चलते हैं जरा हम ये सारी चीजें निकालते हैं, डेल एफ बाई डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश सब निकालते हैं। यहाँ पे देखिए इसको f से डेल एफ बाई डेल वाई जरा निकाल रहे हैं, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दी। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाल रहा है। अच्छा, डेल एफ अपॉन डेल वाई का मतलब ये हमें चाहिए, डेल एफ अपॉन डेल वाई का मतलब अगर यहाँ वाई वाई डैश ना होता, वाई डबल डैश तक भी होता तब भी ये लगाते, जो ना होता वो जीरो हो जाता। डेल एफ अपॉन डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे 2y आएगा। यहाँ पे y का टर्म है नहीं, वाई डैश और वाई डबल डैश है, पार्शियली कर रहे हैं इसलिए जीरो हो जाएगा। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश कर रहे हैं, मतलब इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वाई डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ तो वाई डैश है नहीं, इसका करेंगे तो 2y डैश ये आएगा, 2 ऑलरेडी है, तो ये हमारा 4y डैश आ जाएगा, इसका 0, इसका 2, ये 2y डैश आ जाएगा, तो 4y डैश आ जाएगा। अब डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश निकालना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश निकालना है, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करें, इसका तो 0 आएगा, इसका 0 आएगा, और y डबल डैश के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y डबल डैश आ गया। तो कुछ नहीं बच्चों, सिंपली इसको y वाई डैश और y डबल डैश के रिस्पेक्ट में पार्शियली कर लो। और थर्ड डेरिवेटिव होता तो यहाँ माइनस d3 अपॉन dx3 डेल एफ अपॉन डेल वाई थर्ड डेरिवेटिव, तो तीसरा डेरिवेटिव निकाल के यहाँ पर रखते हैं। फर्दर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लें। बाउंड्री कंडीशन नहीं दी है तो कांस्टेंट कंटेनिंग आंसर आएंगे, और बाउंड्री कंडीशन अगर दी है तो कांस्टेंट को हम निकाल के उसमें कांस्टेंट की वैल्यूज पुट करेंगे, तो हमारा कर्व मिलेगा। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट,
ये सारी वैल्यूज जो है हम उठा के फर्स्ट में पुट कर लें। डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू 2y रही माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू 4y डैश है प्लस d2 अपॉन डी एक्स टू ये रहा, d2 अपॉन डी एक्स टू ये रहा, दिस वन d2 अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश की वैल्यू दिस इज 2y डबल डैश इज इक्वल्स टू 0 रहा, ये इतना रहा। दिस इज 2y minus d dx del f upon del y dash that is 4y dash plus d2 upon dx to del f upon del y double dash that is 2y double dash। 2 कॉमन ले लें, y minus d dx of this is 2y dash plus d2 upon dx2 of y double dash is equals to 0। 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 2y डैश, यहाँ भी 2 कॉमन ले लिया और यहाँ 2 बचा। अब इसको बच्चों जरा जो सबसे ज्यादा वाला डेरिवेटिव उसको एक पास लिखो, तो ये d2 अपॉन dx2 ऑफ y डबल डैश ये रहा प्लस माइनस d dx ऑफ 2y डैश ये रहा प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इतना रहा। इसको हमने पहले लिखा, इसके बाद ये फिर ये। अब ये y डबल डैश का मतलब 2 बार डिफरेंशिएट है और d2 फिर है तो 4 टाइम हो गया, दैट इज d4y अपॉन dx4। 2 बार तो ये है ही बच्चों और 2 बार और हुआ माइनस 2 इंटू ये y डैश dy बाई dx, तो दिस इज d2y अपॉन dx2 प्लस y इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल अच्छे से देखना है ताकि आप प्रॉब्लम्स भी अच्छे से कर पाए। तो ये 2 बार ये 2 बार ये 4 बार हो गया, y डैश का मतलब dy by dx और एक d dx और है तो 2 बार हो गया प्लस इतना। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं d4y का मतलब हो गया 4 बार डिफरेंशिएट हो गया, d4y अपॉन dx4 हो गया माइनस 2 दैट कैन बी रिटन एज d स्क्वायर y मतलब 2 बार डिफरेंशिएट हुआ प्लस y इज इक्वल्स टू 0। दिस कैन बी रिटन एज d4 माइनस 2d स्क्वायर प्लस 1 इंटू y इज इक्वल्स टू 0। अब बच्चों राइट हैंड साइड 0 है, इसके हम लोग रूट्स निकालना है और रूट्स निकालने के बाद फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल के उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस का सॉल्यूशन होगा बिकॉज राइट हैंड साइड 0 है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब हमने इसको सॉल्व करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जितना पार्ट है इसमें d की जगह m रख के 0 करें। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हमारे पास आई यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन ये कुछ इस तरह की रही, m4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। d की जगह m रखते हैं, m4 माइनस 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसका फैक्टर करें, फैक्टर करने पे आया m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। फैक्टर करने पे हमारे पास इतना है m स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको m4 माइनस प्लस 1 माइनस 2m स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसको 2 बार लिखा, m स्क्वायर माइनस 1 इंटू m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 बिकॉज होल स्क्वायर है, दैट इज m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ये रहा, अगेन m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, m इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 ये रहा। अब 4 वैल्यूज आ गई, दैट इज m इज इक्वल्स टू कितना आया, m इज इक्वल्स टू 1 1 माइनस 1 ये 4 वैल्यूज आ गई। बच्चों 2 रूट सेम है, जब भी 2 रूट सेम होते हैं m1 m2 होते हैं तो इसका जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो c और दोनों सेम हो तो c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर mx ये इतना होता है, c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर mx होता है। 2 सेम, और फिर इस 2 सेम के लिए भी यही करेंगे, बस c1 c2 का को चेंज करके c3 c4, क्योंकि जितने रूट होंगे उतने कांस्टेंट कंटेन होने चाहिए। 4 है तो 4 कांस्टेंट होने चाहिए। तो एक बात इंपॉर्टेंट है, देन y इज इक्वल्स टू, चूंकि राइट हैंड साइड 0 है तो y इज इक्वल्स टू इसका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू c1 प्लस y इज इक्वल्स टू c1 प्लस c2x, क्योंकि y x का फंक्शन है, yx लिख रहे हैं, c1 प्लस c2x e टू द पावर 1x प्लस c3 प्लस c4x इंटू e टू द पावर mx दैट इज e टू द पावर माइनस x। एक बात बच्चों यही हो गया हमारे पास, यही हमारे पास कर्व है, यही आंसर है, यही yx है।
एक काम ये कर सकते हैं, C1 C2 C3 C4 के प्लेस से चेंज कर सकते हैं, या C3 C4 कर सकते हैं, या C1 C2 कर सकते हैं। जितने जितने रूट्स आएंगे उतने कांस्टेंट कंटेनिंग जनरल सॉल्यूशन होने चाहिए। तो ये हमारे पास है। और देखिए आप लोग, y डैश से जब ज्यादा था, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव था, तो बहुत इजीली हम लोग इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ यूलर पॉइसन इक्वेशन। बस इक्वेशन में याद रखनी है। एक क्वेश्चन बच्चों हम लोग और देखते हैं, एक क्वेश्चन बच्चों और लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल, ये है और ये हमारे पास दिया गया है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो कि y डैश से ज्यादा y थर्ड डेरिवेटिव है, तो यूलर पॉइसन लगाओगे। इंटीग्रैंड ये जो होता है इसको इंटीग्रैंड कहते हैं। f हमारे पास जो दिया गया है दैट इज 2xy प्लस y थर्ड डेरिवेटिव का स्क्वायर, ये इतना दिया हुआ है। अब यूलर पॉइसन इक्वेशन थर्ड डेरिवेटिव है, तो यूलर पॉइसन इक्वेशन जो हमारे पास रहा, यूलर पॉइसन इक्वेशन इज कुछ इस तरह से रहा, थर्ड डेरिवेटिव तक का है। तो जो हम लगाएंगे थर्ड डेरिवेटिव तक का लगाएंगे, डेल एफ बाई डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश प्लस डी टू अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई थर्ड डेरिवेटिव del y second derivative minus d3 upon dx3 del f upon del y third derivative is equals to 0। ये इतना रहा। तो ये सारी चीजें निकाल लें, del f by del y minus d dx of this one d dx of इतना, ये सारी चीजें निकाल के इसमें उठा के कंप्यूट करें। थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं। सारी वैल्यूज कंप्यूट करेंगे इसमें, फर्दर उसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही हमारे पास कर्व है। बाउंड्री कंडीशन नहीं है तो कांस्टेंट कंटेनिंग कर्व मिलेगा। यहाँ पे f जो हमारे पास है दैट इज 2xy प्लस y थर्ड डेरिवेटिव का स्क्वायर। मैंने सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला। डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालने मतलब इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं, तो इसका 2x आएगा, y का 1 आएगा, यहाँ पे y है नहीं, y थर्ड डेरिवेटिव है इसलिए उसका 0 हो जाएगा। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकालें, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश आप देखो बच्चों, जो नहीं होगा वो अपने आप ऑटोमेटिकली हटता जाएगा। y डैश यहाँ नहीं है, इसका 0, यहाँ भी y डैश नहीं है, y थर्ड डेरिवेटिव है इसलिए इसका 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश निकालें, यहाँ पे भी देखिए y डबल डैश नहीं है, यहाँ पे भी y डबल डैश नहीं इसलिए इसका 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई थर्ड डेरिवेटिव निकालें, थर्ड डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ तो है नहीं, इसका जब करेंगे तो 2 टाइम वाई थर्ड डेरिवेटिव, बस इतना। दिस इज 2 टाइम वाई थर्ड डेरिवेटिव। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज हम उठा के फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज हम लोग फर्स्ट में उठा के पुट कर रहे हैं। जब पहले में हमने ये सारी वैल्यू पुट की तो डेल एफ अपॉन डेल वाई कितना है, 2x है, माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, तो ये तो 0 हो गया क्योंकि डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 0 है। लिख लो एक बार ना हो तो, माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश 0 प्लस d2 अपॉन dx2 डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश, दिस इज ऑल्सो 0, माइनस d3 अपॉन dx3 del f upon del y third derivative, this is 2y third derivative is equals to 0, this one। अब यहां से जरा हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां पे हमने कुछ नहीं किया, f था थर्ड तक था, डैश से ज्यादा जैसे गए यूलर पॉइसन के पास आए, थर्ड तक का था तो थर्ड तक का फॉर्मूला लिखा, सारी वैल्यूज ये निकाल के हमने यूलर पॉइसन में बिल्कुल सिंपली पुट की है। फर्दर इसको अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कर्व आएगा वही हमारे पास एक्सट्रीमल कहलाएगा। यहां पे जरा देखिए, दैट इज 2x, ये वाला पार्ट 0, ये पार्ट 0, माइनस d3 dx3 2y थर्ड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 0, 2 हटाया, x माइनस d3 अपॉन dx3 y third derivative is equals to 0, x is equals to d3 upon dx3 y third derivative is equals to इतना। ये 3 बार ऑलरेडी है और 3 और हो गया तो टोटल कितना हो गया, 6 टाइम हो गया। d6y
dx6 इज इक्वल टू x, ये इतना है। अब बताओ ये थर्ड है तो 3 बार ये डेरिवेटिव हो गया d3y अपॉन dx3 और 3 बार ये 6 हो गया इज इक्वल टू x। अब हमें यहाँ से y निकालना है, y निकालना है 6 बार, चूंकि डिफरेंशिएट है तो 6 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एक बार हमने इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इस इक्वेशन को हमने x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। x के रिस्पेक्ट में जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो d5y अपॉन dx5 ये रहा, एक बार इंटीग्रेट हो गया, 6 बार डिफरेंशिएट था तो एक डेरिवेटिव हटा, 5 बार डिफरेंशिएशन रहा, और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 और एक कांस्टेंट c1 लगा लिया, ये इतना आ गया। एक बार अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार हमने और इंटीग्रेट किया इसको x के रिस्पेक्ट में, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार हम इसको और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये d4y अपॉन dx4 आ गया, और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा थोड़ा सा और अच्छा कर लें, इस 2 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, ये जो 2 आया इसको फैक्टोरियल 2 लिखें। अब बच्चों तरह अगर तरीके से काम करो तो इस x² का जब करोगे तो x³ अपॉन 3 आएगा, बहुत अच्छे से सुन लो, इंटीग्रेट करोगे x³ अपॉन 3 आएगा, और 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 3 लिख लेते हैं। देखिए कितना इजीली, फिर सारा इंटू करने का भी लफड़ा था। इस 2 को फैक्टोरियल 2 और x³ अपॉन 3 आएगा इंटीग्रेट करने पे, और 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 3 लिख लें, प्लस c1 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और एक कांस्टेंट अगेन फर्दर c2, ये हमारे पास इतना हो गया। एक बार फिर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर देखिए अभी हमको 4 बार और इंटीग्रेट करना है तब y मिलेगा। इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, जब मैंने इसको एक बार और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो अब ये 3 बार आ जाएगा d3y अपॉन dx3, एक बार और कर रहे हैं तो x की पावर 4 अपॉन 4 आएगा, और 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 4 लिख लेंगे, c1 x का x²/2, 2 को फैक्टोरियल 2, प्लस c2 1 dx(x), एक कांस्टेंट c3 आ गई। अभी एक बार अगेन इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सिंपली। अब यहाँ पे क्या आया, अब ये 3 बार डिफरेंशिएट था, एक बार इंटीग्रेट हुआ तो 2 बार डिफरेंशिएट हो गया, d2y अपॉन dx2 हमारे पास ये हो गया। यहाँ पे x4 का x की पावर 5/5 और 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, फिर 5/5 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 हो गया। c1 x² का जब इंटीग्रेट करोगे तो x³/3 आएगा, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, प्लस c2 x का जब इंटीग्रेशन करेंगे x²/2, 2 को फैक्टोरियल 2, बिल्कुल इजीली जो इंटू जो हम प्रोडक्ट उतना करके फिर लिखते हैं, ये बिल्कुल बेहतरीन इस तरह से होता चला जा रहा है। x का x²/2 प्लस c3x ये रहा, और एक कांस्टेंट c4 लगाया, और यहाँ पे अपॉन फैक्टोरियल 1 कर सकते हैं। एक बार अगेन इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एक बार और कर रहे हैं, बिल्कुल देखे नहीं तो सारे नंबर्स मल्टीप्लाई होकर फिर काफी लेंदी हो जाती प्रॉब्लम, अभी बहुत सिंपल होती चली जा रही है। इसको हम dy/dx लिख सकते हैं, जब इसको करेंगे बच्चों तो x की पावर 6/6 आएगा, और 6 इंटू फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 6 लिखेंगे, c1 x³ का x की पावर 4/4, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 4 लिखेंगे, c2 x² का x³/3, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को फैक्टोरियल 3 लिखेंगे, c3 x का x²/2, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 को फैक्टोरियल 2 लिखेंगे, c4 इंटू x अपॉन फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं, और एक कांस्टेंट c5 लगाएं। आप देखो 6 ऑर्डर का था, 6 कांस्टेंट कंटेन करेंगे। अभी एक बार हमें और इंटीग्रेट करना है, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको एक बार हम और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये dy/dx एक बार और इंटीग्रेट होगा तो y आ जाएगा, ddx हटेगा तो y आ जाएगा। x की पावर 6 का करेंगे तो x की पावर 7/7, 7 इंटू 6 फैक्टोरियल 7, c1 x4 का x की पावर 5/5, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 होता है, c2 x³ का x की पावर 4/4,
4 इंटू 3 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 4 होता है। C3 एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 होता है। C4 एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 इंटू फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 होता है, प्लस C5 1 dx x हो गया और एक कांस्टेंट से 6 आ गया। यही हमारे पास एक्सट्रीमल है, यही कर्व है। चूंकि 6 ऑर्डर का था, आप देखिए 6 कांस्टेंट कंटेनिंग कर्व आ रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत इजीली हम लोग कर पाएंगे, यही इसका आंसर है। एक क्वेश्चन बच्चे जरा और लेते हैं, एक बच्चे और प्रॉब्लम लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे देखिए बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं और यहाँ पे y सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड डेरिवेटिव एक डेरिवेटिव से ज्यादा आया तो यूलर पॉइसन इक्वेशन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास i y x जो दिया गया है ये कुछ इस तरह का दिया गया है, दैट इज इक्वल टू 0 से 1 1 प्लस y सेकेंड डेरिवेटिव का स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे अगर देखें इंटीग्रैंड जिसको इंटीग्रेट किया जा रहा, ये हमारे पास फंक्शनल इस फॉर्म का दिया गया है। यहाँ पे f इज इक्वल टू, यहाँ पे जो दिया गया है 1 प्लस y सेकेंड डेरिवेटिव का स्क्वायर। यूलर पॉइसन इक्वेशन, जो यूलर पॉइसन इक्वेशन हमारे पास रही वो कुछ इस तरह से रही। यूलर पॉइसन इक्वेशन इज इस तरह से, सेकेंड डेरिवेटिव है तो वहां तक का हमें जाना है, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई। अब क्या लिखेंगे, माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश बच्चों, प्लस डी टू अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश, सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। सेकेंड डेरिवेटिव है इसीलिए सेकेंड तक का आ रहा है। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 दे दिया। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस f से डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश वाई डबल डैश। थर्ड डेरिवेटिव होता तो 3 तक का जाते हैं, उसमें माइनस डी थ्री अपॉन डी एक्स थ्री डेल एफ अपॉन डेल वाई थर्ड डेरिवेटिव, और ये सब वैल्यूज उठा के पुट करेंगे। f हमारे पास जो है 1 प्लस वाई सेकेंड डेरिवेटिव का स्क्वायर है। हमने यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल वाई निकाला तो यहाँ पे y का टर्म नहीं है इसलिए इसका पूरा 0 हो गया। डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश निकाला, y डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ y डैश नहीं है, इसका 0 हो गया। डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश निकालेंगे, ये डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश, डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश। इसको जब y डबल डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो 0, इसका 2y डबल डैश हो गया। पुटिंग इन फर्स्ट, ये सारी वैल्यूज हमने उठा के फर्स्ट में पुट कर ली। फर्स्ट में जो पुट की तो डेल एफ अपॉन डेल वाई की वैल्यू तो 0 है, माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ अपॉन डेल वाई डैश की वैल्यू भी 0 है, प्लस डी टू अपॉन डी एक्स टू डेल एफ अपॉन डेल वाई डबल डैश की वैल्यू 2y डबल डैश है इज इक्वल टू 0 हो गया। ये 0, ये डी टू अपॉन डी एक्स टू ऑफ 2y डबल डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बचा कितना, 2 इंटू डी टू अपॉन डी एक्स टू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0, 2 हटा लिया। यहाँ पे अब कितना आया, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें तो दैट इज d2 अपॉन dx2 ऑफ y डबल डैश इज इक्वल टू 0। y डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव है और 2 बार ऑलरेडी d2 अपॉन dx2 है तो टोटल 4 बार हो गया। दैट इज d4y अपॉन dx4 इज इक्वल टू 0 हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे इसको करने के भी तरीके काफी सिंपल हैं, बिल्कुल आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। इसको 4 बार इंटीग्रेट कर लें, ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको d4y इज इक्वल टू 0 m यहाँ पे मिल जाएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं, या इंटीग्रेट करके या ऑक्सिलरी बना के भी कर सकते हैं इंटीग्रेटिंग। एक बार इंटीग्रेट अगर इसको करें तो ये आएगा d3y और dx3, तो ये रहेगा, एक बार इंटीग्रेट हो गया और इधर एक कांस्टेंट c1 आ जाएगा, c1 आ जाएगा एक बार कांस्टेंट। फिर अगेन इंटीग्रेटिंग, एक बार और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगेन इंटीग्रेटिंग, एक बार हमने फर्दर और इंटीग्रेट किया, एक बार और इंटीग्रेट किया तो ये हमारे पास आया d2y अपॉन dx2 हमारे पास ये आया, और यहाँ पे जो आया c1x और एक कांस्टेंट c2 आ गया। एक बार इंटीग्रेट किया, 3 बार डिफरेंशिएट है तो 2 बार आया c1x प्लस c2। एक बार इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार और कर रहे हैं इंटीग्रेटिंग, या फिर
4 इज इक्वल टू 0, m0 0 0 0, 4 रूट आ जाता है। उस तरह से भी बहुत सिंपल था, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर इस तरह से बन जाता। चलिए ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x एक बार और इंटीग्रेट कर रहे हैं। इसको एक बार हमने और इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे हमने पाया dy by dx मिला, dy by dx मिला, थोड़ा इसको ध्यान देंगे बच्चों, dy by dx मिला। और यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन किया तो c1x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 आ गया, प्लस c2x हमारे पास ये रहा, c2 1 dx x, और एक कांस्टेंट हमने c3 लगा लिया। फिर से बच्चों देखो, यहाँ पे 4 बार था, एक बार इंटीग्रेट किया तो 3 बार डिफरेंशिएट बचा, और जब इधर इंटीग्रेट किया तो कुछ है नहीं, एक कांस्टेंट c1 लगाया, एक बार और इंटीग्रेट किया तो 2 बार डिफरेंशिएट आया, c1 कांस्टेंट है 1 dx x हो गया, और एक कांस्टेंट c2, एक बार और इंटीग्रेट किया dy by dx आया, c1 x का x स्क्वायर बाई 2, c2 1 dx x हो गया, प्लस कांस्टेंट c3। एक बार और इंटीग्रेट करना है, और उसके बाद फर्दर हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करके y फाइंड आउट करेंगे। बहुत इजीली काम कर पा रहे हैं। यहाँ पे अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, एक बार हमने इसको और इंटीग्रेट किया, अगेन इंटीग्रेटिंग इसको विद रिस्पेक्ट टू x एक बार हमने और इंटीग्रेट किया, तो यहाँ पे y आ गया, c1 x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 आएगा, और 3 आएगा तो ये 2 ऑलरेडी है तो 6 आ गया, प्लस c2 x का जब इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर बाई 2 रहा, प्लस c3 1 dx किया तो x आ गया, एक कांस्टेंट c4 लगा लिया। c1 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो dy by dx है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो सिर्फ y बचेगा, c1 x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, 3 2 जा 6 हो गया, c2 x का x स्क्वायर बाई 2, c3 1 dx x प्लस c4, इतना आ गया। इसको आप चाहो इस वाले को कोई इक्वेशन आप दे दो, कैपिटल A दे दो, और इसको आप कैपिटल B दे दो। अब हम बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने जा रहे हैं, क्योंकि हमें y डैश का मतलब dy by dx, इसीलिए हम इसको a दे दे रहे हैं, क्योंकि इसकी भी जरूरत है। अब हमारे पास 4 कांस्टेंट है, तो 4 बाउंड्री कंडीशंस दी गई हैं इस पे और इस पे, और सारी वैल्यूज रख के हम c1 c2 c3 c4 निकालेंगे। बस इसी को थोड़ा ध्यान से सुनना है। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, अब हमने बच्चों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई की। अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन, हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई किया है, और बाउंड्री कंडीशन कुछ इस तरह का है। यहाँ पे y0 इज इक्वल टू 0 है, तो सबसे पहले एट x इज इक्वल टू 0 पे y 0 है, पहली वाली बाउंड्री कंडीशन लगाई, ये x है और ये y है, तो यहाँ पे रखा पुटिंग इन b, इसको हमने b में उठा के पुट किया, y की जगह तो 0 हो गया, यहाँ x की जगह 0 तो 0, यहाँ x की जगह 0 तो 0, यहाँ x की जगह 0 तो 0, और प्लस c4। कहने का मतलब एक कांस्टेंट c4 बहुत इजीली मिल चुका है, जो कि 0 है। एक कंडीशन y डैश 0 इज इक्वल टू 1, y डैश का मतलब ये dy by dx है। अब इस वाले को भी ले लेते हैं, y डैश को भी ले लेते हैं, बस हमें 4 कांस्टेंट निकाल के c1 c2 c3 c4 उठा के इसमें पुट करेंगे। फ्रॉम a हमारे पास क्या है, a है y डैश इज इक्वल टू c1 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c2 x प्लस c3। एट x इज इक्वल टू 0 इस वाली कंडीशन को लगा रहे हैं, y डैश इज इक्वल टू 1, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पे y डैश 1 इज इक्वल टू c1 x की जगह 0, 0 का स्क्वायर 0 बाई 2 दैट इज 0 हो जाएगा, सीधा सीधा लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे 0 रखा, 0 प्लस c3 1 मिला। देखिए कितना इजीली कांस्टेंट मिलते चले जा रहे हैं। अब हम अगली बाउंड्री कंडीशन पे आए, यहाँ डैश तो है नहीं, x बराबर 1 पे y 1। अब चलिए फ्रॉम b वाले में आ गए, b हमारे पास कितना है, b हमारे पास है y इज इक्वल टू c1 x क्यूब बाई 6 प्लस c2 x स्क्वायर बाई 2 प्लस c3 x प्लस c4। यहाँ पे बच्चों x बराबर 1 पे y 1 है, तो एट x इज इक्वल टू 1 पे y 1 रखा हमने इसमें। अब y की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा, इस वाली कंडीशन में अब ये थर्ड कंडीशन लगा रहे हैं, x इज इक्वल टू 1 पे y1, डैश में नहीं लगाना है, डैश ये है तो पहले इसको लगाया, ये y है, x 1 पे y1, c1 x की जगह 1,
C2x की जगह 1/2, C2x की जगह C3x की जगह 1 प्लस C4। अब हमें जो जो वैल्यूज पता है C3 और C4 वो उठा के इस पर पुट करें। ठीक है, इसको जरा हम पुट करते हैं। यहाँ पे हमने किसकी किसकी वैल्यूज पुट की, यहाँ पे हमने C3 और C4 की जो वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पे पुट करें। चलिए यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं पुटिंग C4 बराबर 0 एंड C3 बराबर 1, ये हम पुट कर रहे हैं। 1 इज इक्वल टू C1/6, C1/6, C2/2, C3 1 है, C3 1 है, और C4 कितना है, C4 इज इक्वल टू 0 है। इसमें हमने C3 और C3 1, C4 0 ये उठा के पुट किया। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, इधर C1/6 प्लस C2/2 इज इक्वल टू 0, ये इतना। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं C1/6 इज इक्वल टू माइनस C2/2, 2 3 जा 6, C1/3 इज इक्वल टू माइनस C2, 2 3 जा 6, C1 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम C2, C1 की जगह माइनस 3 टाइम C2 यूज कर सकते हैं। अब एक और है y डैश 1 इज इक्वल टू 1, ये चौथी कंडीशन है। फ्रॉम ए पे आ गए, ए कितना है बच्चों, ए हमारे पास है y डैश इज इक्वल टू C1x² बाई 2 प्लस C2x प्लस C3। अब ये बाउंड्री कंडीशन हो गई। एट x बराबर 1 पे y डैश की वैल्यू जो है 1 है, 1 इज इक्वल टू C1, x की जगह 1, x की जगह 1 रखा, 1/2 यहाँ पे रखा तो 1/2 आ गया, प्लस C2, x की जगह हमने 1 रखा, C1 यहाँ पे जो हमने b वाली कंडीशन ली, y डैश इज इक्वल टू इतना है, x की जगह 1 और y डैश की जगह 1, लास्ट वाली कंडीशन x इज इक्वल टू 1 पे y डैश की वैल्यू 1। तो यहाँ पे C2 x की जगह 1 प्लस C3 ये रहा। अब यहाँ पे देखिए y डैश की जगह हमने 1 रखा, x की जगह 1 रखा, y डैश की जगह 1, x की जगह 1 इतना है। अब यहाँ पे C3 की वैल्यू कितनी है, C3 बराबर 1, बहुत इजीली हम लोग इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए इधर थोड़ा सा लिखते हैं। पुटिंग C3 बराबर, C3 कितना था, पुटिंग C3 बराबर 1, C3 बराबर 1 रख रहे हैं। इधर जरा आ जाते हैं, यहां पे जरा देखिए C3 बराबर 1 इसमें रखते हैं, जो C3 1 है वो रखते हैं। एट C3 बराबर 1, बिल्कुल ध्यान देना है कि किधर से किधर जा रहा है, C3 1 उसमें रखें, 1 इज इक्वल टू C1/2 प्लस C2 एंड C3 की जगह 1, ये 0 हो गया, C2 प्लस C1/2 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो बच्चों C1 इज इक्वल टू माइनस 3C2 हम लोग ला चुके हैं, यूजिंग C1 इज इक्वल टू कितना, C1 इज इक्वल टू माइनस 3C2, C2 प्लस C1 की जगह माइनस 3C2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए C1 हमारे पास कितना था, माइनस 3C2, माइनस 3C2/2, C2 कॉमन तो C2 इज इक्वल टू 0 आ गया, C2 प्लस C1/2 इज इक्वल टू 0 है, C2 0 इसमें रखा, 0 प्लस C1/2 दैट इज C1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमें C1, C2, C3, C4 मिल चुके हैं। अब ये सारी वैल्यूज उठा के B में पुट करिए, सारी वैल्यूज B में पुट करिए। पुटिंग C1, C2, C3, C4 इन B में उठा के पुट कर, तो B तो हमारे पास ये है, y इज इक्वल टू कितना है, C1 कितना है, C1 हमारे पास कितना था, C1 इज इक्वल टू माइनस 3C2, तो ये तो 0 है। C2 हमारे पास, C2 की वैल्यू हमारे पास जो आ रही थी, C2 हमने निकाला है, C2 भी हमारे पास 0 है तो 0 हो गया। C3 हमारे पास कितना है, C3 1 है तो 1x हो गया, और C4 हम लोगों ने 0 निकाला है, तो y इज इक्वल टू C1, C2, C3, C4 रखा, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया x, विच इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीमल। देखिए बिल्कुल इजीली हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर पा रहे हैं, बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं, विच इज रिक्वायर्ड एक्सट्रीम। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने यूलर लैग्रेंजियस इक्वेशन जो y डैश तक का था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उस पे कुछ प्रॉब्लम्स की, मिसिंग वाली प्रॉब्लम्स की,
साथ में y डैश से ज़्यादा डेरिवेटिव होते हैं तो हमने यूलर पॉइजन इक्वेशन सीखा कि कैसे यूलर पॉइजन इक्वेशन किसी भी फंक्शनल के लिए अप्लाई करके हम लोग एक्सट्रीमल पता करते हैं। एक्सट्रीमल एक कर्व हम लोग पता कर लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।